बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे साल 2025 का आखिरी सूरज गुरूब हो चुका होगा। कुछ बुरी और बहुत सी अच्छी यादों के साथ हम 2025 को खैराबाद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इकनॉमिकली पाकिस्तान के लिए 2025 कैसा रहा। हमने देखा कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा, सैलाब का सामना करना पड़ा, जंगी सूरत हाल कायम रही, अफ़गानिस्तान से और इंडिया से जंग हम जीत भी गए। तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आने वाला साल या आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होगा और गुजरता हुआ साल यानी 2025 पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा रहा। आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम के आगाज़ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हीमुर रहमान सहगल साहब मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि 2025 जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। सर, हम जानना चाहते हैं कि कारोबारी शख्सियात 2025 में या ताजर बरादरी कितने मुतमईन रही हैं 2025 को लेकर गवर्नमेंट के लिहाज से? जी देखें, जो हमारी तो सेटिस्फेक्शन एक बिज़नेस कम्युनिटी है, रियलिटी बेस होती है, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हम चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स हैं, नो डाउट कि हमारे जो रिज़र्व हैं 21 बिलियन US डॉलर हो गए हैं और हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी है 172,000 की जो बैरियर है उसने क्रॉस कर लिया है। बट कुछ रियलिटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही। रीज़न बिहाइंड कि उसमें हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। उसके भी दो वजूहात हैं मेनली। एक हमारा जो पावर टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे अहम बात ये है जो हमारे डिपार्टमेंट हैं स्पेशली FBR वो प्रो बिज़नेस इस वक्त जो उनके जो रोल होना चाहिए प्रो बिज़नेस या जो इकोनॉमी में बेहतरी के लिए या फैसिलिटेटर का जो किरदार अदा करना चाहिए उनको नहीं, वो सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। और आपको पता है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मुल्क में नहीं होगी तो दे आर द मेन सोर्स टू प्रोड्यूस आपके ये जो जॉब क्रिएशन, तो जॉब क्रिएशन भी नहीं होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मैनेज नहीं कर पाए सही तरीके से तो एक मैस क्रिएट हो जाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा कि FBR का भी जिक्र किया, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के FBR के साथ हमने देखा है पिछले दिनों कुछ अच्छे मामलात नहीं आए। इसके अलावा सर पब्लिक परेशान, ट्रेडर्स परेशान, फिर कुछ SROs बनाए गए, टैक्सेस लगाए गए, तो 2025 अच्छा नहीं रहा। तो सर वो क्या SROs? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ये जो टैक्स कलेक्शन है ना, ये प्रोपोर्शनल है आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ की। हमारी जो पहले ग्रोथ थी वो 3.8 थी, जो अब रह गई है 1.8। तो आपकी जो टोटल जो बिज़नेस का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया। तो अगर बिज़नेस वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है तो आपकी टैक्स कलेक्शन का आपने जो टारगेट है वो पिछले साल से 26% बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यानी आपने बिज़नेस एक्टिविटी कम कर दी है और टैक्स कलेक्शन बढ़ा दी है, जबकि ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी अगर आप यानी बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो जब तक आप यानी अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ाएंगे आपकी टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा नहीं होगा। और आप जो है इस वक्त जब टैक्स कलेक्शन आप थ्रू इन्फोर्समेंट के ज़रिए आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कैपिटल बड़ी तेज़ी से ड्रेन हो रहा है। पहले हम कहा करते थे, आज से चंद साल पहले जो एक फिगर आई थी हमारे UAE के कंट्री में हमारे को 12 बिलियन US डॉलर वहाँ डंप है, लेकिन अभी रिसेंट फिगर जो एक आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेट भी हो सकती है, वो 100 बिलियन तक ये जा चुकी है हमारी इन्वेस्टमेंट। तो हमने फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या अट्रैक्ट करना है, हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट यहाँ से जा रही है। उसकी वजह यही है कि हमारी पॉलिसीज़, हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है यहाँ पे उसके पैरामीटर ठीक नहीं है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके जो टैक्स कलेक्शन के इदारे हैं इनको क्लब करके आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इनको कम किया जा सकता है। आप अपनी टैक्स जो रेशो को बढ़ाएं, जो कम करें, जितनी आप टैक्स रेशो
बढ़ाएं। इसकी मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, किसी भी आप प्रोडक्ट की अगर सेल लगा देते हैं तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है। तो इसी तरह जितना भी आप टैक्स कलेक्शन का जो रेशो है, जो उसकी रेट ऑफ टैक्स है, वो जितनी कम रखेंगे आपका टैक्स नेट जो है उतना ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, हमने देखा कि गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ में हमें हमेशा जो है वो फ़र्क नज़र आया है। 38% पे थी महंगाई की शरह, 7% पे लाई गई। ये गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार है। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, उतर के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही नज़र आते हैं। लोगों के पास इतना नहीं है। नहीं, मैं ताजरों की बात नहीं करी, आम शहरी की बात करी हूँ। वो 200 रुपये तक चीनी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई की ये शरह या ये सिचुएशन है। तो सर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस नज़र आता है। तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आता फिर? देखिए, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया था कि ये चीज़ें जो आपकी कॉमर्स रिलेटेड होती हैं उनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो तो सिंपल सी, जिस तरह आपने लास्ट ईयर यही चीनी बिक रही थी 137, अब ये 200 को टच कर रही है, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन तो बड़ी है। तो हम जो है इसी बात का, जब ये सारी चीज़ें देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब बढ़ती है तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ही डालना है। तो जब वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डालेगा तो अल्टीमेटली तो जो उसका एंड यूज़र है, जिसे आप सारिफ कहते हैं, उस पे ये तो ये जब चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले साल कम उनकी प्राइस थी, अब बढ़ गई हैं, जिसमें स्पेशली जो ये फूड कमोडिटी होती है ना, इस पे देखें, आम चीज़ों से जो लग्जरीज आइटम है अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, आपको पता है हमारे यहाँ जो पॉवर्टी लेवल है इस वक्त 50% को टच कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों पे जो लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी हैं, खाना पीना या उसके बाद जो पहनना, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो मैं ये चाहूँगा गवर्नमेंट को कि हम अपनी पॉलिसीज़ ऐसी रखें। कुछ चीज़ें एक नेचुरल डिसास्टर की वजह से भी हमारे यहाँ जो ये लास्ट ईयर, ये जो इसी साल जो सैलाब आया था, उसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर था वो बैडली इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोडक्ट हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। अल्टीमेटली उसका भी इस इन्फ्लेशन पे डायरेक्टली उसने भी उसको असरअंदाज हुई हैं वो चीज़ें। सर, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 50 बिलियन तक चला गया, इससे ऊपर चला गया। इस हवाले से आपकी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये बड़ा एक हमारे लिए अलार्मिंग है। इसकी एक तो हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, और जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी मुल्क की अर्निंग जो होती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, और जो इंपोर्ट हैं वो उनका एक्सपेंडिचर है। तो हमारा ये जो डिफरेंस है एक्सपेंडिचर और अर्निंग का, ये बहुत बढ़ गया है। 15 ये इस साल का जो करंट फिस्कल ईयर है, उस साल के पहले 5 माह का है। तो यही प्रिडिक्शन, अगर ये एंड ऑफ द ईयर, ये जब ईयर फिस्कल ईयर ख़त्म होगा तो ये 36 बिलियन US डॉलर पे चला जाएगा इसी रेशो के साथ। तो मेरे ख्याल में हमें बड़े हंगामी बुनियादों पे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, और प्रो एक्सपोर्ट जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को मुतारिफ़ करानी चाहिए। जबकि ऑन दी अदर एंड हो क्या रहा है कि हम अपनी जो इस वक्त करंट पॉलिसीज़ हैं वो तो एक्सपोर्ट को यानी डिस्करेज कर रही हैं, स्पेशली जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया। इसके अलावा जो है हमारे एक्सपोर्टर को है 2% एक्स्ट्रा सेस जो कराची सिंध गवर्नमेंट चार्ज करती है, अराउंड 2%, वो भी हमारे एक्सपोर्टर को पे करना पड़ रहा है। फिर उनको हमने फ़ाइनल टैक्स रिजीम से भी निकाल दिया है। तो ये हमारे एक्सपोर्टर को चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, और मैं समझता हूँ 1-2% पे तो टोटल दुनिया में बिज़नेस होता है। होलसेल बिज़नेस या बल्क का बिज़नेस जो है उसमें 2-3% की टोटल यानी अर्निंग होती है। तो अगर हम ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के अलावा ये चीज़ें अगर पे करेंगे तो हम किस तरह समझते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और जो कुछ हम इतनी मुश्किल से IMF से लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट बहुत सारी सेंक्शंस लगवाते हैं। तो अगर आप समझें, अगर ये हमारी रेमिटेंसीज़ जो आ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिनकी रेमिटेंसीज़ हैं उनकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। हमारी काफ़ी अरसे से जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 30 to 32 बिलियन डॉलर पे स्टैगनेंट है, बट हमारी जो रेमिटेंसीज़ हैं हर साल 5-7% बढ़ रही हैं। वो इस साल 38 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई,
और अभी 5 माह में वो भी 9% बढ़ चुकी हैं, और इसी तरह अगर ये इसी रेशो से बढ़ी तो ये $42 बिलियन तक एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर बढ़ जाएंगी। बट हमें सिर्फ इन पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने मुल्क को मुआशी तौर पे पाँव पे खड़ा नहीं कर सकें। सर इसके अलावा जो आपने भी जैसे जिक्र किया कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, रोज़गार है नहीं, फिर एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, अब अच्छा था या बुरा था, लोगों के नज़दीक तो बुरा ही था, तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया, बहुत से ऐसे लोग थे जो रेडी बांध थे, फिर सर उन पे भी टैक्स पड़ता ही है, वो लोग टैक्स देते ही हैं, लेकिन कई हद तक लोगों ने ये कहा कि जो बड़े ताजर हैं जैसे कि अकबरी मंडी में बैठे हुए हैं, उनका जो बिज़नेस का लेन देन होता है वो कच्ची पर्चियों पे होता है, वो कैश पर होता है, तो उनको क्यों नहीं पाबंद किया जाता कि वो लोग भी टैक्स नेट में शामिल हों या टैक्स दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इकॉनमी को ना डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये जो चीज़ें जो हुकूमत रिफॉर्म्स कर रही है नो डाउट अच्छी हैं, लेकिन इनके लिए पूरा आपने 60-70 साल में कुछ नहीं किया, तो ऑल ऑफ सडन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। पहले लोगों को आप अवेयरनेस दें, उनको ग्रेजुअली जो है ना बड़े से छोटे ताजिर को इस तरह टैक्स नेट में लाते जाएं, साथ साथ उनको जो है अवेयरनेस देते जाएं। लेकिन आप ऑल ऑफ सडन इस तरह की हरासमेंट अगर पैदा करेंगे तो किसी ने कहा था ना कि बिजनेसमैन तो परिंदों की तरह हैं, उड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक तो डिस्करेज होगा, बिज़नेस अगर नहीं चलेगा तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। वैसे भी पाकिस्तान से सरमायाकारी ख़त्म होती है डेफिनेटली। तो हम बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वो तो एक अलग मैटर है। हमारे यहाँ से जो अपना इन्वेस्टर जा रहा है, हालांकि बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क में, हम 250 मिलियन की आबादी है, एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो मेरे ख्याल में इस पोटेंशियल से बहुत सारी दुनिया की नज़रें हैं हमारे मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की मार्केट के ऊपर। तो हमारी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं, जिस तरह हमने कुछ मुल्कों के साथ अपना FTA कर रखे हैं, वो भी हमारे जो अपनी मुल्की इंडस्ट्री के साथ कंपेटेबल नहीं है, उनको भी हमें रिवाइज़ करना चाहिए। वो डिस्काउंट उनको उन आइटम्स पे देनी चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं बनती, जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनती हैं उन पे हमें FTAs या PTAs रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। सर वेरी क्विकली सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, जैसे हमने देखा कि नए SROs लाए गए, टैक्स डाला गया, इसके अलावा हमने देखा कि कौमी शाहराहें बंद रहीं, हमने देखा कि सैलाब आया, बहुत से मसाइल का सामना हमें करना पड़ा 2025 में, लेकिन अब 2026 शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है इन्हीं मसाइलों के साथ अगर हम 2026 में दाखिल हुए तो आने वाला साल कैसा होगा? क्या 2025 जैसा होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे मुल्क में पोटेंशियल मौजूद है, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं विल भी नज़र आ रही है, दे आर वेरी कीन टू इम्प्रूव द बिज़नेस एक्टिविटीज़, लेकिन जाहिर है चूँकि वो एक माहौल नहीं बन पा रहा, यानी बिज़नेस का जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, तो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम अगले साल को खुशामदीद कहेंगे कि हमारे यहाँ मुल्की हालात बेहतर होंगे, माशी हालात बेहतर होंगे। जिस तरह बहुत सारे चैम्बर्स, मैं भी लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुल्क में एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है, हमारे यहाँ अपने जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें, मैं समझता हूँ कि टूरिज़म है, IT है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ माइन मिनरल्स हैं, और टॉप ऑफ द लिस्ट मैं कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। वो हमारी जो मोर देन 60% हमारी यूथ है, उनको हम यूटिलाइज़ करें। सर वैसे बहुत बड़ी तादाद एक आई है, एक फिगर है कि 18 लाख जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर के मुल्क चले गए, और बहुत बड़ी तादाद यूथ की है। पाकिस्तान में किसी भी बंदे को अपना कोई अच्छा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जाहिर है जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती यहाँ पे अपने मुल्क में, तो वो कोशिश करते हैं जाके वहाँ पे बाहर मुल्क वहाँ पे सेटल हो जाएं, तो हम इस बात को डिस्करेज करते हैं और कोशिश करें कि अपने मुल्क में ऐसे इन्वायरमेंट पैदा करें जिसकी वजह से ना हमारा कैपिटल ड्रेन हो और ना ब्रेन ड्रेन। बिल्कुल सर, जैसे कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो मैं कह रही हूँ 2025 का आखिरी सूरज जो है वो गुरूब हो चुका होगा, तो मैं लास्ट में पूछना चाहूँगी कि आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? वैसे तो बनती नहीं है मेरा पूछना, और दूसरा ये कि फिर आप हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये यूथ को अपनी हर फोरम पे यही कहा करता हूँ कि हमारा मुल्क जैसा भी है उसमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है, और मैं भी अगर मैं मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं भी कहा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने मुल्क की वजह से हूँ, और जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, गो के आज हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस मुल्क में
बड़ा पोटेंशियल है। और यूथ के लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा कि ये मुल्क जो है, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, इसके पोटेंशियल को, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, और आप अपने आप को यानी जब भी आप जॉब यानी अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ तो जॉब ना ढूंढें, जॉब ओरिएंटेड बने। आप कोशिश करें कि आप इस तरह के काम करें जिसका यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है जिसमें जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, इतनी बड़ी आबादी है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाना पीना पहनना, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन, घर तो हर एक को चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं अपना जो है आप शेयर ढूंढें, आपको ज़रूर मिलेगा। सही है, ठीक है। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। खुरम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आज 2025 का आखिरी दिन है। सर, क्या एक्सपेक्टेशंस रही थी आपकी पर्सनल 2025 में? क्या वो सारी पूरी हो गई? ओवरऑल देखा जाए तो आपका कैसा रहा ये साल? देखिए जी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो ये एक स्याह साल ही कह सकते हैं आप, कि जब हम टीवी पर भी अदाद शुमार देखते हैं जिसमें हमें कहते हैं जी हमारी एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर से के करीब है और हमारी इंपोर्ट 84 अरब डॉलर के पे पहुंची हुई है, तो इन हालात में मुल्क कैसे तरक्की करेगा? फिर माजरत के साथ कि जो लोग इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल क्या हैं। थोड़ा सा नीचे आएँ, आकर लोगों में बैठें। सिर्फ हमें रोज़ स्टॉक एक्सचेंज ना दिखाया करें। आज भी पता नहीं कितने हज़ार इंडेक्स ऊपर चली गई, पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्हें यह नज़र नहीं आ रहा कि गुर्बत ने जो गरीब आदमी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वो इनको नज़र नहीं आ रहा। आप देखें, रोज़ हम सुनते हैं आज फ़लाँ फैक्ट्री बंद हो गई, हम यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे थानों में आपको पता लगता है ना कि आज इतने पर्चे हो गए, हमें यहाँ ये पता लगता है कि आज कितनी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई। लोग पैसा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अभी तक कोई पॉलिसी ऐसी नज़र नहीं आ रही, कोई इदारा ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो सिंसियर होके मुल्क को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ एक खौफ का रुझान है। आप भी इसी मुल्क का, इन्हीं लोगों का हम सब लोग हिस्सा है ना। आप बताएं, अगर आपसे भी मैं सवाल पूछूं कि आप अपने हमसायों में पूछें लोग कितने परेशान हैं। आप कभी सड़क पर बाहर खड़े हों, आपको लगेगा जिसकी शक्ल देखिए ना, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे सोच में गुम है। पाकिस्तान का माजरत के साथ 2-4-5% अपर क्लास निकाल के सब परेशान है। बिल्कुल, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है। कैसा मुल्क है? और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो रब्बों ही परेशान है। पैसे वाले अपना पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो 20 इदारे ये जोर लगाते हैं कि हमने इस फैक्ट्री को बंद कैसे करना है। देखिए, कोई मजाक है कि डींगी चेक कर रहे हैं, गमले में से पानी निकल आया जी, डींगी चेक कर रहे हैं। अगर पानी निकल आया, आप उस फैक्ट्री ओनर के ऊपर, जो कि कसूर उसके मालिक का है, आप फैक्ट्री ओनर के ऊपर पर्चा करवा देते हैं। इसी तरह उस फैक्ट्री को भी मुलाजिम संभाल रहे होते हैं, पर पर्चा आप मालिक पर करते हैं। तो फिर अगर इस मुल्क के अंदर जो सड़कों पे गटर में बच्चा गिरता है तो सही है। सर, हमने देखे कि पाकिस्तान से सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जितने भी सरमायाकार हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। सर, यही हालात रहे तो आप क्या देख रहे हैं 2026 में पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है? देखिए जी, हमें कुछ मिनिस्टर्स मिलने आए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई है, लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे मुल्क की 100 से ज़ायद एम्बेसीज़ हैं बाहर बैरून मुल्क, वहाँ पर हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं। हमारे पास ना यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी मुल्क के एम्बेसडर आते हैं
वो हमसे आके अपने मुल्क की ट्रेड की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ये चीज़ें हैं। खैर से अगर हमारे हुक्मरानों की 2026 में नीयत हुई कुछ करने की, तो वो इन एम्बेसडर्स को बुलाएं, इन कमर्शियल काउंसलर्स को बुलाएं और इनसे पूछें कि भाई आपने एक साल में कितनी एग्जीबिशंस लगाई हैं, आपने एक साल में कितने एक्सपोर्टर्स से रब्ता किया। चलो आपने नहीं किया, आपसे कितनों ने किया, आपका एक साल में क्या कारकर्दगी रही। जितने एम्बेसडर्स हैं ये नवाजे गए हुए हैं, बहुत कम होंगे, बीच में कुछ मेरिट पर भी होंगे। जो मेरिट पर भी हैं वो अपने रिश्तेदारों, अजीज़ अकारब, अपने चाचे भतीजे मामों को उधर ऑब्लाइज करवा रहे हैं। मुल्क अगर नीचे जा रहा है तो इसकी वजह हमारे मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। आज PIA आपके सामने नीलाम हो गई ना, क्या किसी MNA MPA की फैक्ट्री नीलाम हुई है? क्या इनकी शुगर मिलें नीलाम हुई हैं? इनकी अपनी एयरलाइंस ठीक, मुल्क की एयरलाइन तबाह, स्टील मिल को आप देखें तबाह, इनके अपने सब के कारखाने ठीक। तो क्या ये कोई बात है ना, खुला तजाद नहीं। बात ये कि अपने काम सबके ठीक, फिर ये कहाँ से मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आज आके जो उठता है ना वो अफवाज पाकिस्तान पे बात करता है, लेकिन आप देखें वाहिद एक इदारा है जो ठीक चल रहा है, उनकी फैक्ट्रीज ठीक चल रही हैं। क्यों? बेईमानी नहीं है। खैर से बाकी जो लोग इन इदारों को सिविलियंस हम लोग चला रहे हैं, वो तो आपको भी पता है कि आप जो भी मुल्की इदारा है। सर मैं अगला सवाल मेरा ये है कि हमने सुनने में यही आया है कि अभी भी जितने भी बड़े सरमायाकार हैं, जितने भी बड़े ताजर हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स नहीं दे रहे हैं। सर इस बात में आपको क्या लगता है, कितनी हकीकत है? देखिए जी, अगर वो टैक्स नहीं दे रहे तो कम से कम इन टैक्स वालों के, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की फ़ीसें तो दे रहे हैं ना। अगर आप हमें अक्सर ये सवाल पूछते हैं जी आप लोगों की ना आमदनी और अखराजात और टैक्स जो है वो मैच नहीं करता, तो माजरत के साथ सवाल बनता तो नहीं, लेकिन पूछना तो बनता है ना कि जिस बंदे की 2.5 लाख तनख्वाह या 2 लाख तनख्वाह है, उसके बच्चों की फीसिस 4 लाख हैं, कहाँ से आती हैं? हमने तो बहुत सारे बोझ उठाए हुए हैं, जिनको हम चोर कहते हैं ना, हम कारोबारी लोगों ने, हमारी वजह से तो पता नहीं कितने लोगों के घर चल रहे हैं, हम चला रहे हैं। तो हम अगर टैक्स चोरी करते हैं तो हमारे साथ उस चोरी में बहुत सारे लोग शामिल हैं। दूसरा ये, हमें मजबूर किया जाता है टैक्स चोरी पर। ये जो कहते हैं ना टैक्स चोरी, आप बताएं किस चीज़ पर इस वक्त टैक्स नहीं है? वो कितना का टैक्स लेना है? मकसद एक चीज़ कराची से आप इंपोर्ट करते हैं, हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हम कराची में एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, पहले इनकम टैक्स, एडवांस सेल्स टैक्स, सिंध टैक्स, फलां टैक्स, फिर वो लाहौर आता है, लाहौर आके दुकानों पर जब वो सेल करते हैं, फिर दुकानदारों से कहते हैं कि आपने ये जो इंपोर्टर को कहते हैं कि जिसको आगे बेचा या तो उसका नंबर दो ताकि हम उससे टैक्स लें, नहीं तो वो अननोन में 4% जमा करवाओ। कहीं माफ़ी नहीं है। इंपोर्ट अगर आपने 1 करोड़ की की है गवर्नमेंट ने असेस करने के बाद, आखिरी बंदे के पहुंचने तक पैसे लेते हैं। तो मैंने तो सरकार को कहा था आप यूँ करें, कराची में बैठ जाएं, एक कंटेनर पे जितने टैक्सेस बनते हैं एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, वो सारे एक ही दफ़ा ले लें। लेकिन सर हमने देखा है और ये सुनने में भी आया है कि जब भी हम अकबरी मंडी का रुख करते हैं, बड़े ताजर वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ की डीलिंग जो है वो कच्ची पर्चियों पे होती है, जिसका कोई भी अदादा शुमार जो है वो टैक्स वालों के पास नहीं जा रहा या फिर FBR के पास नहीं जा रहा, उनका लेन देन कैश पर ही होता है। तो सर वो लोग तो फिर नहीं दे रहे हैं ना? देखिए जी, ऐसा नहीं है। होलसेल मार्केट में ना अगर 1 लाख रुपए की बोरी है ना, उस पर 500 रुपया नफ़ा होता है। ये नहीं होता कि 1 लाख की बोरी पर 1 लाख ही नफ़ा है। आप जो चीज़ें बल्क में बिकती हैं उसमें 0.1%, 0.2%। अब अगर कोई 5 बोरियां लेता है, बचत है 2500 और टैक्स आ जाता है 25,000 का, कैसे सरवाइव करेंगे? और जितनी चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, आप देखें ना, अगर हमारी इंपोर्ट 80 अरब डॉलर की है, एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर की है, जिसके अंदर अभी ये जो लोग आजकल कंप्यूटर के ज़रिए बाहर ऐप शैप्स बना के सेल कर रहे हैं, 10 अरब तो इसके हैं। अगर असल एक्सपोर्ट निकल आए ना तो साड़ी 19 अरब भी नहीं की, जो मुल्की हालात हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज रोज़ ऊपर जाती है। आप बताएं क्या लोगों का म्यार ज़िंदगी भी ऊपर गया?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। एक आम सारिफ की तनख्वाह गवर्नमेंट ने रखी कि 40,000 है, मुश्किल से 40,000 भी वो कमाते हैं सर। आप मुझे बताएं, कभी ना सर्वे करने बाहर निकल जाएं, मार्केट्स में चली जाएं, वहाँ 18,000, 15,000, 25,000, 20,000 पे लोग जॉब कर रहे हैं। सर 25,000 तो गर्मियों के महीनों में बिल आए हैं लोगों लाए हैं। तो आप ये देखें कि लोग कहते हैं ना जी, वतन से मोहब्बत करो, वतन से। जनाब, प्यो कर खर्चा ना दबे थे बच्चे भी प्यो ना मोहब्बत नहीं करते। तो ये जब मुल्क हमें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ही नहीं दे रहा, हम अपने आप को ज़रई मुल्क कहते हैं, ज़राअत आपने तबाही के दाने पे खड़ी कर दी, और इक़्तिसाद वो दूसरे सनती तो हम थे ही नहीं, सनतें तो हमारी बंद हो रही हैं। सिर्फ बात यह है कि ये लोग बाबू कल्चर से बाहर निकलें। जिस वक्त मुल्क के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, आम लोगों को लाएं, हमें वो डिजिट्स अदाद शुमार बताने वाले लोग ना लाएं। मुल्क बड़े आम जहन से भी चल सकता है। थोड़ा सा नीचे आएं, लोगों की जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करें। तो आप किसान सर हमें काफ़ी परेशान दिखाई जी, किसान काफ़ी देख लीजिए, जब केला 10 रुपये 100 रुपये दर्जन बिकेगा आकर रेडी के ऊपर, तो सोचें कि फार्मर के पास से कितने का निकला। आपके फार्मर को अगर 50 रुपये दर्जन केला बेचना पड़ रहा है, तो उस 50 में तो पानी का बिल नहीं पूरा होता जो उसने सरकार से लेके उस बाग को लगाया था। तो पॉलिसी कोई नहीं है, फ्रूट वाले हैं, पॉलिसी कोई नहीं है। भाई अगर आपका किन्नू सरगोदे वाला एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जूस तो निकल सकता है। वहाँ पर 4 बड़े सनतकारों को बुलाएं, उन्हें कहें भाई ये मिल के एक फैक्ट्री लगाओ और इस जूस को निकाल के एक्सपोर्ट करो, सस्ता पड़ेगा ना। केला आपका 50 रुपये दर्जन है, उसको सुखा लो, उसको पूरी दुनिया में। पर सोच नहीं है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है नून लीग से, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से। मेरा ताल्लुक तो अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाने से है। अगर मैं रोज़गार ही नहीं कमाऊंगा तो मेरी बला से जो मर्जी पार्टी आ जाए। देखिए, हम तारीफ़ करते हैं ना मरियम साहिबा की, उन्होंने जी सीसीडी बनाई 2025 में, कमाल चीज़ बनाई। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने 1122 बनाई थी, लोग सराया। मियाँ साहब ने, मैं आदादोशुमार पढ़ भी रही थी कि पिछले साल की निस्बत काफ़ी हद तक जुराइम में कमी आई है। तो जुराइम में कमी नहीं आई, मुझे लगता है कि सीसीडी आई है, तो फिर इसीलिए ज़रा आए बाएँ हो। हमारे मुल्क की मईशत को भी एक सीसीडी की ज़रूरत है। और जो लोग उसमें काबू आए ना, जो मरियम नवाज साहिबा पंजाब में कर रही हैं, देखिए उनकी ये बात सराहने वाली है 2025 की, कि अब तालीमी दरसगाहों के बाहर मनशियात नहीं मिलती। अब लाहौर के अंदर कोई भत्ताखोर आपको पहले भी नहीं खैर करता था, लेकिन जो थे भी थोड़े बहुत, वो या तो इन्होंने अल्लाह के फजल से गायब कर दिए, या अल्लाह मियाँ के पास भेज दिए, तो या मुल्क से बाहर भेज दिए। तो वो जो चीज़ें अच्छी हैं 2025 की, वो ये बहुत अच्छी हैं। सिर्फ गुजारिश ये है कि मुल्क को एक अच्छे डगर पे चलाने के लिए एक सीसीडी, लफ्ज़ आपका अच्छा है, कि एक सीसीडी बनाई जाए जो मुल्क की मईशत को की पटरी पे चढ़ाए। ठीक है, खुरम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट खालिद महमूद रसूल साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी लिहाज से 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा है। सर अगर हम मैक्रो इकनॉमिकली बात करें तो सबसे पहले आप बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए कैसा रहा है 2025? देखिए 2025 पाकिस्तान के लिए एक तो ये कि बहुत इवेंटफुल रहा है और ये कदर स्टेबिलिटी का भी साल रहा है और बड़ा अहम साल रहा है।
इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये जैसे आपने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक तरीके से, तो मैक्रो इकोनॉमिक तरीके से आप देखिए कि 2022, 23 और 24 में हमारे यहाँ इकोनॉमिकली एक बड़ा ही टर्बुलेंट और बड़ा एक रफ पीरियड जो है ना वो रहा है, जिसमें आप देखें कि हमारा एक्सचेंज रेट के ऊपर मुसलसल प्रेशर रहा, उसके बाद हमारा जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर मुसलसल प्रेशर रहा, IMF के साथ मामला जो है ना उसके लिए भी मजीद जो है ना वो प्रेशर डाला। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उसका नतीजा ये है कि ओवरऑल जो हमारा एक बिजनेस इन्वायरमेंट था ना वो अनसर्टन भी रहा, अंडर स्ट्रेस भी रहा, प्रेशर में, प्रॉब्लम में भी रहा। तो ये 2025 उस एतबार से उन 3 सालों के बाद रिलेटिवली कदरे स्टेबल ईयर था, इन दैट सेंस कि आपका जो करंट अपना जो एक्सचेंज रेट है वो ज़रा मुस्तकम रहा। अच्छा, पिछले सालों में जो इंटरेस्ट रेट था, मार्कअप रेट 22% बढ़ गया था, वो इस साल स्टेबल रहा, 11% तक आ गया। सर लेकिन आपने बात की है कि इंटरेस्ट रेट की, वो सिंगल फिगर पे नहीं आया फिर? अभी नहीं आया, लेकिन अब ये है कि आने के इम्कानात हैं बशर्ते कि ये स्टेबिलिटी रही। अच्छा, फिर महंगाई हमारे यहाँ आपको याद है कि तकरीबन 38% तक जो है ना वो पीक कर गई थी। वो जो है ना वो इस वक्त कंट्रोल में जो है इन्फ्लेशन फिगर, कोई ऑफिशियल फिगर जो है कोई 7.5% तक आ गई। सो मजबूरी तौर पे देखा जाए तो ये इस साल इकोनॉमी का कदरे रिलेटिवली स्टेबल था, नंबर 1। नंबर 2, इस साल जो है वो इकोनॉमी को 2-3 बड़े मेजर शॉक्स का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद इकोनॉमी जो है ना वो अपने आप को संभाली, स्टेबल, उसने स्टेबिलिटी को बरकरार रखा। पहले आप ये देखिए कि हमें इंडिया के साथ जंग एक बड़ा मेजर एरिया था, ठीक है, इतने बड़े झटके और जंग का माहौल, उसका इम्पैक्ट अभी तक जो है ना वो लिंगर ऑन जो है ना वो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि हमें इस दफ़ा हिस्ट्री के पिछले 30 सालों के सबसे बड़े फ्लड्स का सामना करना पड़ा, और ख़ासतौर पे पंजाब एरिया में, और काफ़ी तबाहकारियाँ हुई, काफ़ी तबाहकारियाँ। तीसरे नंबर पे ये अब देखिए कि अनफॉर्चुनेटली इस साल में ख़ासतौर पे जो सेकंड हाफ है इसमें हमारे लॉ एंड ऑर्डर के और टेररिज्म के वाक़यात हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो उसके साथ फिर ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल साल के आखिर में अफगानिस्तान, आप ये देखिए कि पिछले 2.5 साल से हमारी जो खास ट्रेड होती है अफ़गानिस्तान के साथ, खासी मैसिव ट्रेड जो थ्रू PPA वो बंद है। उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई चेन के इश्यूज आए हैं। जो रेगुलरली चीज़ इंपोर्ट हम कर रहे थे अफगानिस्तान से, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें एक जो आया। सो कहने का मेरा मतलब है कि इंडस्ट्री को जो शॉक्स पहुँचे हैं उसके बावजूद ये बज़ाहिर जो है स्टेबिलिटी है। तीसरी ये चीज़ है कि ये साल जो इकॉनमी का हमारा गुजरा है उसमें अगर देखा जाए तो पोलिटिकली वो जिस तरह डिविजन्स थी, फ्रिक्शंस थी, और वो जो हमारा एक सियासी अदम इस्तेहकाम था वो 2024 का वो लिंगर ऑन कर रहा है 2024 के 25 के आखिर में भी, कि इस साल अभी तक हमारे यहाँ वो सियासी जो माहौल है उसमें वो तलखी है, उसमें वो उसी तरह की एक कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का हम शिकार है। सर आपने कहा कि सियासी माहौल में तलखी दिखाई दे रही है। ये अगर हम बात करें अपोजिशन की तो हमें अपोजिशन अब की बार उस पावर में नज़र नहीं आई है जितना होना चाहिए था अपोजिशन को। जो अपोजिशन की पार्टी है हमें उसमें भी तजाद नज़र आया कहीं ना कहीं। देखिए, बात यह है कि हम सारे एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये ज़रा थोड़ी सी बात पे दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन ज़रूरी है इकोनॉमी को समझने के लिए कि देखिए जब तक हमारे यहाँ सियासी माहौल में एक दूसरे को कम अज़ कम एक मिनिमम स्पेस देने की ज़रूरत है। हमें किसी को ना तो कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं, हमें को एग्जिस्ट करना है, हमें इख्तलाफ के साथ भी को एग्जिस्ट करना है, हमें इख्तलाफ हो सकता है अपनी बड़ी सियासी पार्टियों के साथ भी, कोई और ग्रोहों के साथ भी, अच्छा सूबों के दरमियान में हम आहंगी के मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के मसले का हल जो है ना वो इंतज़ामी ज़ोर, ज़बरदस्ती और धमकाना जो है ना वो नहीं है। बहुत सारे मामलात में कहीं ना कहीं कुछ स्पेस देना पड़ती है, कोई डायलॉग को शुरू करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इख्तियार करना पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका माहौल नहीं बन पाया। सही है, ठीक है सर। जहाँ आपने बात की कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी नज़र आई देखने के लिए। वहीं अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो माहाना फ़ीकस आमदनी जो है वो 42,000 बताई गई थी। बजट में भी यही पेश किया था कि गरीब की कम अज़ कम उजरत जो है वो 40 से 42,000 होनी चाहिए। सर बात यह है कि गरीब टैक्स भी दे रहा है, तकरीबन कहा यही जाता है कि शायद पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, लेकिन अब भी जब सारे टैक्स भी दिए जा रहे हैं, महंगाई की शरह कहीं ना कहीं 7% तो है ही। तो सवाल यह है कि गरीब के लिए कितना आसान है ये, एक आम आदमी 40 या 42,000 में कैसे अपना एक घर या एक महीना पूरा गुजार सकता है? बहुत मुश्किल है जी। इसमें आप ये ख़ास तौर पे ज़हन में रखें कि पिछले 3 सालों का जो एक टर्बुलेंट पीरियड गुजरा है ना, उसने लोगों की इकनॉमिक्स को या उनकी जो एक आमदन और खर्च के दरमियान
दरमियान तवाज़ुन है उसको उधेड़ के रख दिया है। आप ये ज़हन में रखें कि पिछले 3-4 साल 2022 से लेके ऑनवर्ड जो है वो इन्फ्लेशन 35-40% जो है ना वो रहा है। उसके बाद एक्सचेंज रेट के ऊपर दबाव रहा है। उसके बाद ये है कि आपके जो पावर के रेट्स है गैस के और बिजली के वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत ऊपर चली गई है। इसके साथ फिर गरीब आदमी के लिए या आम आदमी के लिए तालीम है, सेहत है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, खाना पीना है, हर चीज़ कमर तोड़ महंगाई जो है ना वो हुई है। उसका नतीजा क्या हुआ है कि लोगों की परचेजर पावर बहुत कम हो गई है। लोगों ने कट डाउन करना शुरू कर दिया अपने एसेंशियल्स के ऊपर, अपने खुराक के ऊपर, अपनी बहुत सारी ज़रूरियात के ऊपर, सो दैट कि वो मेंटेन कर सके। बच्चों की फीसें तो आपने देनी ही देनी है। अच्छा, और फिर ये कि आपके बहुत सारे खर्चे वो करने हैं। तो लोगों की एक तो ये पूरे प्रोसेस ने सिर्फ ये कि इस स्टेबिलिटी की वजह से ये हुआ है कि उनकी कमर मजीद नहीं टेढ़ी हुई, लेकिन वो ऑलरेडी टेढ़ी है, क्योंकि परचेजिंग पावर जो है ना लोगों की बहुत कम हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए कि पिछले अभी इस साल में भी खास तौर पे कोई मेजर मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ना होने से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उसमें वो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है तो नतीजा है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। फिर ये है कि ये जो इस साल हमारा सैलाब आया और बाकी जो चीज़ें रहीं, उसमें वर्ल्ड बैंक का अपना ये है कि जो ज़्यादा लोग जो है ना वो काफ़ी सारे लोग इस वक्त पॉवर्टी ट्रैप में जो है ना मज़ीद चले गए। सो ओवर 40% लोग जो है ना वो इस वक्त पॉवर्टी ट्रैप में है। सो आम आदमी के लिए ये है कि ये स्टेबिलिटी उस अंदाज में ट्रांसलेट इसलिए नहीं हो पाई कि मामलात का बिगाड़ ऑलरेडी उस जगह पे था कि 35-38% की महंगाई के बाद 7% देते हो आप, तो भाई इस दौरान में उसकी परचेजिंग पावर ही कम हो गई। रुपए की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई उसकी। अच्छा, गैस की और बिजली के गैस जो है ना वो अपना रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बच्चों की फीसें बढ़ गई। आप ये देखिए कि दवाइयाँ हर घर में कहीं ना कहीं आपको दवाइयों की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा मैसिव उसमें हमारी जो मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ी है, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने डीरेगुलेट ऑलमोस्ट वो डीरेगुलेट कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आम आदमी जो है ना वो पिछले 3 सालों 4 सालों की ये जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है उसके इम्पैक्ट उसको इतने आ रहे हैं कि उसकी कुव्वत ख़रीद जो है ना वो पहले ही बड़ी मतलब नहीफ हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने मिनिमम जो वेज है वो 40,000 कर दी। अच्छा, 40,000 में एक आम घराने का खर्चा नहीं चलता। अच्छा, अगर कुछ फैद पोश है, दरमियाने तबके का है, कोई 2-4 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसके भी खर्चे उस हिसाब से हैं, उसकी भी जो है ना वो पूरी इस वक्त नहीं पड़ रही। तो उसमें अच्छा दूसरा एक अहम मसला ये है कि अगर आपने मिनिमम वेज कर दी है ना 40,000, तो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज है जो इस वक्त 97% से ज़्यादा हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, आपके होटल्स हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स पे हैं, सिक्योरिटी में लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, बाकी जगहों पे कर रहे हैं, बिलीव यू मी कि 40,000 इनमें से ज़्यादातर लोग जो है ना वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे, वो इससे कहीं कम दे रहे हैं, 25,000 30,000 एग्जैक्टली। तो लिहाजा कहने का मेरा मतलब है कि लोग मजबूर हैं 2-2 जॉब्स करने के ऊपर, अपनी ज़रूरियात को कर्टेल करने के ऊपर, कट डाउन करने के ऊपर। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, वो सर्वाइवल के चक्कर में है। सो मजमूई तौर पे ये स्टेबिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक ईयर 2025 में डेफिनेटली रही है, लेकिन जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, सफ़ेद पोश गरीब हर तबके के लिए, उसके लिए सर्वाइवल जो है ना वो बदस्तूर एक चैलेंज रही है। और शायद 26 में भी अगर ये स्टेबिलिटी अल्लाह करे बरकरार रह जाती है तो भी ये इसी तरह चैलेंजिंग रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है आम इंसानों को और आवाम को। सही है, ठीक है सर। हमने देखा कि पाकिस्तान से सरमायाकारी ख़त्म होती जा रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद में यूथ भी बाहर जाती है क्योंकि पाकिस्तान में उनको मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। इतनी महंगी डिग्रियां करके अगर उन्होंने 40 या 45 हज़ार की नौकरियां ही लेनी है तो इससे बेहतर है कि वो बाहर मूव कर जाएं। इस पर आपकी क्या राय है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले ये बहस बड़ी होती थी कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बल्ज है नौजवानों का, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट भी है। अच्छा, उस वक्त भी मेरे जैसे लोगों का ये था कि जी ये इट इज़ अ डबल एज सोर्स। अगर तो ये यूथ बल्ज जो है इसको हम टेक्निकली ट्रेन कर पाए और इनको ज़्यादा मुफीद बना पाए तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए और इनके अपने लिए बहुत मुफीद होएगा। लेकिन ये है कि अगर हम इनको टेक्निकली उस लेवल के ऊपर स्किल सेट ना दे सके तो फिर ये अपने लिए भी बोझ होएगा और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब हो गया कि ये कि एक तरफ तो इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर रही, अच्छा रोज़गार के नए मौके नहीं आ रहे, अच्छा उसके बाद ये है कि जो इन्वेस्टमेंट अपनी इंडिजीनियस हमारी इंडस्ट्री की होनी चाहिए वो नहीं आ रही। जो इन्वेस्टमेंट सो कार्ड नज़र आ रही है वो तकरीबन एक बड़े प्रोजेक्ट्स के मेगा लेवल के ऊपर
स्टेट टू स्टेट आ रही है, जिसका कि आम बिजनेस के ऊपर, आम रोजगार के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। नतीजा ये है कि इस वक्त जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी से बच्चे बच्चियां जो है ना वो पढ़ के आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है जब उनको नौकरियां आगे से नहीं मिलती या बहुत कम प्राइस पे ऊपर काम करना पड़ता है। अब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो अपने फिगर हैं कि गालिबन इस साल जो है ना वो जाने वालों की तादाद बढ़ी है, गालिबन 18 लाख से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, गैर कानूनी तरीके से जाने वालों के और ज़्यादा मसाइल हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि ज़्यादातर जगहों के ऊपर जो है साउथ एशिया और पाकिस्तान भी उसी में शामिल है कि अक्सर जगहों पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो नौजवानों के लिए बाहर जाना इतना आसान नहीं रहा। अभी आपने बात की कि बहुत सारे लोग सरमाया भी लेके गए हैं। अभी ये था कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान से या इंडिया से जो लोग जा रहे थे सरमाया लेके, कुछ ममालिक उनको वेलकम कर रहे थे, लेकिन अब वो एवेन्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं। लिहाजा इतना अब आसान भी नहीं है कि आज आपके पास अगर एक एक्स अमाउंट है और आप किसी ख़ास मुल्क में रहना चाहें तो नहीं। अमेरिका ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन कर दी है इमिग्रेशन के ऊपर, यूरोप की इमिग्रेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मिडल ईस्ट ने काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पर जो जनरेशन जी है या एक्स है या आम आदमी है, उसके लिए अपने मुल्क में भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही है और मुल्क से बाहर जाने के मौके भी कोई इतने आसान नहीं है। हाँ, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ भी इतनी आसानियाँ अब मौजूद नहीं हैं। सही है, ठीक है। खालिद साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे कि बताया कि चंगी सूरत हाल भी रही, इसके अलावा बॉर्डर्स बंद रहे, कौमी शाहराहें बंद रहीं, इनमें जो एक मेन इशू आया था वो हमने देखा था कि हमें ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल भी नज़र आई थी, उन्होंने भी हड़ताल कर दी थी, तो वो भी काफ़ी झटका लगा था, बेशक ही कुछ घंटों के लिए, बट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं हमारे मुल्क में। तो उस पर आपकी क्या राय है, फिर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो देखें कि हड़ताल क्यों हुई थी। हड़ताल बुनियादी तौर पे ये हमारे यहाँ कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो वेट ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। तो पास्ट में जब भी कोशिश की गई है कि जो एक्सेल लोड को इम्प्लीमेंट कराया जाए, वो हड़ताल करके सर ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 कैंसिल करवाया जाए। अच्छा, उस पर भी ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल की। उसका नतीजा है कि हमारी सड़कें तबाह हो रही हैं, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वेस्ट जा रही है और अल्टीमेटली हुकूमत को प्रेशर जो है ना वो लेना पड़ता है, वो एक समझौता हो जाता है। अभी ये जो कि इस दफ़ा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं उसमें ये है कि वो यकदम इतनी सख्ती कर रहे हैं। अच्छा, उस सख्ती करने का नतीजा ये है कि आम आदमी को भी चालान भुगतना पड़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट को भी। तो ट्रांसपोर्ट तो कम से कम एक उनका एक जत्था है, कोई यूनियन है कि उन्होंने हड़ताल करके हुकूमत से मनवा लिया। आम आदमी तो बेचारा इस काबिल भी नहीं है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मजमूई तौर पर हमें जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतर तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है कि हमें कोई ऑल्टरनेट जो अपना सप्लाई चेन के है ना जी, कम्युनिकेशन लाइक रेलवे, पूरी दुनिया में आप देखें कि लोगों ने इन्वेस्ट करके रेलवे को काफ़ी अपग्रेड किया, हमने नहीं किया। हम डिपेंडेंट हो गए सड़कों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जितने बड़े शहर हैं पूरी दुनिया में घूम जाएँ, हर में आप देखेंगे कि 5-10 लाख के बाद उनकी अंडरग्राउंड रेलवेज़ हैं। उनका ट्रैफिक निज़ाम इस तरह का है कि उसमें ऑल्टरनेट रूट्स आपको अवेलेबल हैं। हमारे इन तमाम बड़े शहरों का हालत ये है कि 3 या 4 एंट्री पॉइंट है, 3-4 ही पॉइंट्स आपके जाने के हैं, चौक हुए हुए हैं। लिहाजा ये जिसने भी ये माशाल्लाह ये तुरम खानी मशवरा दिया है कि जी चलान लगा दे तो सीधा कर दो, ये वो है कि हमारे यहाँ वो जो माइंडसेट है ना कि डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया दा, उससे सारे काम ठीक हो जाएंगे। इतने अरसे से बिगड़ी हुई आवाम को एकदम नहीं सुधार सकते। नहीं, उसके लिए आपको एक पहले माहौल पैदा करना होगा। आप ऐसा माहौल पैदा कीजिए, उसके बाद आप कवानीन में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सख्ती लाइए, तो उसमें लोग जो है ना फॉलो कर लेंगे। अदरवाइज ये कि आप डंडे के जोर पे करेंगे, आपको थोड़ी देर में लगेगा कि शायद अमल हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता नहीं है। सही है, ठीक है सर। हम देख रहे हैं इन तमाम मसाइल के साथ 2026 शुरू होने जा रहा है, आपको कुछ तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी या आपको लगता है कि 2026 जो है वो 2025 की तरह ही रहेगा? देखिए, जिसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ग्लोबली 2025 जो है ना वो काफ़ी मुश्किल साल रहा है। अमेरिका की पॉलिसीज़ में काफ़ी भूचाल आया, यूक्रेन की वॉर का, गज़ा की वॉर का, पाकिस्तान की वॉर हुई, फिर ये कि इस पे थाईलैंड और बाकी जगहों पे वॉर हुई। सो ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी जो दुनिया के 2025 से काफ़ी टर्बुलेंट ईयर रहा है। ख़ास तौर पे ये है कि इमिग्रेशन के हवाले से राइट का जो एक एलिमेंट है वो पॉलिटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा है, वही पॉलिसीज़ आगे जाके चल रही हैं। 2026 में ग्लोबली नज़र ये आ रहा है कि जो टर्बुलेंस है या जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी भी और गैर सियासी भी और मुआशी भी, ये कंटिन्यू करेगा और उसका इम्पैक्ट हम जैसे मुल्कों पे भी आएगा। दूसरे नंबर पे रहेगी पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली जिन पॉलिसीज़ का हमने जिक्र किया कि ये स्टेबिलिटी बज़ाहिर बड़ी सुपरफ्लुअस सी नज़र आ रही है, इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं। तो अगर हमने अपनी इंडिजीनियस इन्वेस्टमेंट ना हुई,
इंडस्ट्री ग्रोथ ना की, फॉर्म यील्ड जो है ना वो हमारी रिवर्स नहीं होती है, लोगों को रोज़गार के मौके नहीं मिलते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक मखसूस मतलब अंदाज तक कम अज़ कम हम नहीं कर पाते हैं। तो ये 2026 भी चैलेंजिंग हो सकता सही है, है, ठीक है। इतना आसान नहीं इकोनॉमिस्ट होगा। खालिद महमूद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। Welcome. आपने ओवरऑल देखा आज के प्रोग्राम में ये साल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल यानी 2026 हम सब के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो खुशहाली वाला साल जो है वो रहे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।